अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से जो भी जीतेगा ना यह मैच वो जाएगा सीधा सेमीफाइनल में, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कोई भी डेंजर जोन में नहीं जाने वाला कि उनको लगे कि नहीं यार, मतलब एक भी मैच हारे ना तो डेंजर जोन आ जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी टीम जीती तो भाई आपके भी बाहर जाने का चांस बन जाएगा। यानी अगर कल मान लो साउथ अफ्रीका जीत जाती है ना और वहां से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा दे और अफगानिस्तान को भी हरा दे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि बेटे अब तो मतलब अफगानिस्तान से जो जीतना ही है और अच्छी रन रेट के साथ जीतना है। मतलब देखो पाकिस्तान की जो भी विकेट्स होती है ना, एक तो काफी बैटिंग फ्रेंडली होती हैं। बांग्लादेश भी किसी तरह 240 तक पहुंच गए, उनके स्टार्टिंग के विकेट्स गिरे तब भी पहुंच गए भी न्यूजीलैंड के साथ में। रचिन की 100 हो गए, लेथम के आई थिंक लेथम तो आउट हो गया जल्दी, कॉनवे ने आई थिंक थोड़ी बहुत रन करे, वहां से शांतो के भी रन आ गए बांग्लादेश से। तो पाकिस्तान की जो भी पिचेस होती है काफी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली होती हैं। दोनों ही टीम चाहे अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भाई पूरे बैट्समैन भरे हुए हैं। पता है एक होता है आधा अधूरा बैट्समैन जिसके पास इधर के शॉट हैं, किसी के पास इधर के शॉट हैं। इन दोनों टीम्स के अंदर यहाँ वाले भी बैट्समैन हैं जो यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ भी मार सकते हैं, तो पीछे भी मार सकते हैं, होता है ना। तो जो भी बैटिंग फर्स्ट खेलेगी वो फ्री माइंड से खेलेगी, जो भी चेस करेगी उसके ऊपर प्रेशर होगा रन को चेस करने का। अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा टारगेट मिल गया, जैसे इंग्लैंड ने दे दिया था टारगेट 350 का, पर वो भी कम ही था यार। जिस हिसाब की बॉलिंग लाइनअप है ना इसकी ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, तो 370 होते हैं ना तो हम बोल सकते हैं यार बड़ा टारगेट मिल गया, थोड़ा सा कम ही रन मिले। पर ऑस्ट्रेलिया की और इसकी ऑस्ट्रेलिया की वीक है बॉलिंग अटैक अगर हम मैन टू मैन मार्क करें ना, लेकिन साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। लेकिन पिच एकदम बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, तो अगर अच्छे से अच्छा बॉलर भी होगा ना उसको भी विकेट से कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है भाई। हर कोई बुमराह नहीं होता जो बस अपने दम पे सब कुछ कर ले। रबाडा, एनगिडी, मार्को एंसन, इनको विकेट से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बैटिंग को एडवांटेज काफी ज्यादा मिलेगा इस मैच के अंदर। पिच रिपोर्ट भाई पाकिस्तान में एकदम पाटा विकेट होती है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं टेलीग्राम पे हर बार की तरह आपको अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम से ज्वाइन रहना। तो अब देखो यार मैं ऑस्ट्रेलिया के मैचअप से स्टार्ट करता हूँ साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन फिर हमारा स्टीवन स्मिथ, 2 डाउन लाबुशेन द लेग स्पिनर कभी फास्ट बॉलर, तो लाबुशेन 2 डाउन। 3 डाउन के ऊपर जॉश इंग्लिश, भाई एक तो यार जॉश इंग्लिश के लिए तालिया भाई, 120 रन 80 बॉलों के अंदर काफी अच्छा खेला। लेकिन अभी आपको आगे पता चलेगा कि जॉश इंग्लिश को क्यों हम ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से। इसका रीजन बताऊंगा। ये कोई वैसा नहीं है कि मतलब ये तो होगा ही होगा, पर हाँ थोड़े बहुत उसके ऊपर डेंजर मार्क है वो मैं बताऊंगा। फिर जॉश इंग्लिश के बाद आएगा एलेक्स कैरी, द मिस्टर रिलायबल बैटर की। अगर ऊपर से विकेट गिरते हैं तो भाई कैरी संभाल लेता है। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि यार जब तक विराट है संभाल लेगा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा है कि अगर ऊपर से विकेट गिरे तो कैरी है ना बस। तो कैरी है इनके पास, फिर मैक्सवेल है, फिर लोअर ऑर्डर में डॉर्शियस, उसके बाद में जो भी वो होते हैं ना बैटिंग मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर, सीन अबाउट खेला तो वो भी कर सकता है बैटिंग थोड़ी बहुत। तो फिर लोअर ऑर्डर के अंदर इनके पास बैट्समैन आ जाएंगे डॉर्शियस टाइप की, जेम्पा वेम्पा भी मार लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप काफी डीप है। साउथ अफ्रीका की भी जितनी भी है पर वो भी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की साइड से देखो एनगिडी आएगा, मार्को एंसन, ये दोनों ओपनिंग बॉलर्स होंगे। फिर रबाडा मिडल ओवर्स के अंदर आएगा। तो इनके 3 ही बॉलर रहने वाले हैं। व्यान मुल्डर में भी इस मैच से क्या पता थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए, क्या पता शमसी को ऐड कर लें। क्योंकि व्यान मुल्डर देखो, अगर व्यान मुल्डर की बैटिंग नहीं आ रही ना तो व्यान मुल्डर बॉलिंग से मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। बैटिंग वो बैट्समैन मेन है, तो देखते हैं उसको मौका कितना देगी साउथ अफ्रीका की टीम। तो व्यान मुल्डर के पास एक वो वाला बॉलर अवेलेबल है, पार्ट टाइम तो क्या बोलूँ यार, वो देखो सीनियर बॉलर है व्यान मुल्डर डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन उसकी बॉलिंग उतनी शार्प नहीं है जितनी इंटरनेशनल लेवल में इस पिच के अकॉर्डिंग जो चाहिए होती है ना शार्प बॉलिंग की, यार तिखी बॉलिंग के लिए, वो नहीं है फिलहाल मुल्डर के पास। और मुल्डर एकदम फ्रेश प्लेयर होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसका कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है किसी भी बैट्समैन के साथ। उसके बाद में कॉर्बिन बॉश इनके पास है, वो भी एकदम फ्रेश है, इसका भी कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। मेरे को लगता नहीं कॉर्बिन बॉश खेलेगा, पर व्यान मुल्डर में भी थोड़ी देर के इसको बिठाते हैं या फिर किसी दूसरे को बिठा के शमसी को खिलाएं। तो हमें बेसिकली देखो 3 बॉलर्स पे ध्यान देना है, एनगिडी, मार्को एंसन और रबाडा। अब एकदम ध्यान से सुनना इन तीनों के मैचअप, क्योंकि इस मैच के अंदर पता है आपको हर छोटी सी छोटी डिटेल जो मैं अब दूंगा ना वो आपकी हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं। और जो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि यार इसको क्यों मैं नहीं ले रहा, इसको क्यों ले रहा हूँ। अगले आधे घंटे तक के लिए एकदम फोकस रहना।
तो देखो 3 बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के पास। पहला हो गया एनगिडी, जिनको ओपनिंग स्पेल डालेगा मार्को एंसन के साथ। उसके बाद आएगा रबाडा मिडल ओवर के अंदर। तो ये 3 फास्ट बॉलर हैं। जो ये व्यान मुल्डर है ये पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, समझ रहे हो, बीच बीच में आ गया, पर ज़्यादा इसके मैचअप अवेलेबल नहीं है और इस पर हमको उतना ध्यान फिलहाल देना नहीं है। तो देखो ये जो लुंगी एंगिडी है ना, इससे किसी भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने मेरी वीडियो देखने या मेरी लाइव से पहले किसी और की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे लोग स्टैट्स दिखा रहे होंगे कि यार एनगिडी के इतने विकेट हैं, एनगिडी के उतने विकेट हैं। बताओ ऐसा हुआ नहीं हुआ? अब मेरी वीडियो देखने से पहले किसी और की वीडियो आपने देखी नहीं देखी तो उसके अंदर एनगिडी का जब आया होगा तो वहाँ दिखा रहे होंगे ना इसके इतने मैच में इतने विकेट हैं। पर अब जब मैंने करंट जो भी स्क्वाड है ना ऑस्ट्रेलिया का, उसका जब एनालिसिस करा एनगिडी की बॉलिंग के साथ, तो भाई एनगिडी का कोई फालतू वैसा मैचअप अवेलेबल नहीं है जो डेंजर वाला मैचअप हो। चाहे ये बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, मैचअप वाइज एनगिडी इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर आवर स्मॉल लीग टीम। जीएल में चांस लेना हो तो ले सकते हो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पता ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही हुआ है, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है ना, अगर उसने अच्छे खासे रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर तो वही जीतती है। तो अगर उस जो फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रही है वो जीत रही है, इसका मतलब वो टारगेट को डिफेंड कर रही है। टारगेट डिफेंड कैसे होता है? विकेट लेके। तो विकेट कहीं ना किसी को तो मिलेगा ना। तो एनगिडी मान लो बॉलर्स के सामने बॉलिंग करवाने आ गए तो ऐसे इसको भी कभी बॉलर के विकेट मिल जाते हैं। बैट्समैन जो भी मैक्सवेल तक जो भी बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, उनको एनगिडी से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेविस हेड ने एनगिडी को स्टार्टिंग में जब एनगिडी ऑस्ट्रेलिया गया था ना, तब वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी ट्रेविस हेड को इससे, क्योंकि नया था। तो ये एनगिडी भी पहली बार मतलब फेस करा था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की विकेट भी पेसर्स को सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पे और ट्रेविस हेड मिडल ऑर्डर में खेलता था, तब वहाँ पे रन रेट का भी प्रेशर आ जाता था। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी ट्रेविस हेड को। लेकिन जब से ट्रेविस हेड ने ओपनिंग स्टार्ट करी है ना करनी, तब से उसने जितनी बार एनगिडी को खेला है काफ़ी ठीक खेला है। एक बार आउट हुआ था एनगिडी के बॉल के ऊपर 2023 के अंदर, तब वो पिच 2 पेस विकेट थी, यानी एक ही टपके से बॉल ऊपर जा रही है, उसी टपके से बॉल नीचे जा रही है। साउथ अफ्रीका में पहला ओडीआई था इनका, 5 मैच की इनकी ओडीआई सीरीज हुई थी, 4 या 5 मैच की। तो पहला मैच था जिसके अंदर एनगिडी ने इसको 2 पेस जो विकेट होती है ना, उसका एडवांटेज एनगिडी को मिल गया था। तो ट्रेविस हेड को इसने आउट कर दिया था। वैसे अगर पाटा विकेट होती है, जरा सी भी अगर बॉल मूव नहीं कर रही, जो कि एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान की कंडीशंस में, तो एनगिडी से कोई खतरा नहीं है ट्रेविस हेड को। लेकिन मैंने पास्ट को देखते हुए एक वो वाली लाइन ड्रॉ करी है, ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है अपने इसके अंदर मैचअप्स के अंदर, पर एरो मैंने ट्रेविस हेड की तरफ रखा है कि हाई चांस है ट्रेविस हेड डोमिनेट करे इस मैचअप को, यानी ट्रेविस हेड के फेवर में मैचअप ज़्यादा है। एनगिडी का 10% मान लो कि यार अगर कुछ बुरे से बुरा हुआ ना ट्रेविस हेड के साथ स्टार्टिंग में, तो हो सकता है एनगिडी आउट कर दे, पर 90% चांस यही है ट्रेविस हेड रन स्कोर कर देगा इसके ऊपर, और विकेट भी इतनी ईजिली नहीं देने वाला या फिर नहीं देने वाला। बाकी एनगिडी को मैथ्यू शॉट ने भी अच्छी खासी हिटिंग करी थी T20 के अंदर। मैचअप बहुत कम अवेलेबल है, मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है इसके साथ मैथ्यू शॉट और एनगिडी के साथ, लेकिन वो 1-2 मैच की है। पर हाँ 1-2 मैच में मुझे इतना समझ में आ गया भाई मैथ्यू शॉट ने इसकी अच्छे से पिटाई करी है, तो मैथ्यू शॉट भी से रन मार रहा है। स्टीवन स्मिथ को भी एनगिडी से कोई दिक्कत नहीं है, मार्नस लाबुशेन को भी एज सच कोई एनगिडी से दिक्कत नहीं है। उसके बाद जॉश इंग्लिश एकदम फ्रेश है, पर ये भी अच्छी पेस को खेलता है, मतलब अच्छी लाइन लेंथ जो वाले बॉलर्स होते हैं ना गुड वाले, उनको ये भी खेल जाता है। कैरी को भी कोई दिक्कत नहीं है एनगिडी से, और मैक्सवेल को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ऐसे होता है एनगिडी आ जाता है उधर, बॉलर्स जब बैटिंग करने आ गए ना, जैसे बॉलर्स में कौन है, मान लो ये कौन है बॉलर्स में, बताओ कौन कौन है। स्पेंसर जॉनसन भी थोड़ा बहुत हिट लगा लेता है, बेन डॉर्शियस आ गया, एडम जंपा हो गया। तो ये जो भी बॉलर्स होंगे ना, नेथन एलिस हो गया, अगर मान लो बॉलर्स के सामने एनगिडी आ गया वो करवाने बॉलिंग करवाने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने, तो एक पॉसिबिलिटी है विकेट्स ले ले। पर अगर ये जो टॉप 7 बैट्समैन है मैक्सवेल तक, डॉर्शियस को भी मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि वो भी हिट लगा लेता ना, जो भी ऑस्ट्रेलिया के 7 से 8 बैट्समैन है ना, वो एनगिडी को खेल जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट में तो खेल जाएंगे, बॉलिंग सेकंड में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करके मार देती है 360-350 रन, और फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग सेकंड करने आए, तो हो सकता है एनगिडी पिट जाए पर 2 विकेट ले जाए। मान लो किसी एक बैट्समैन को आउट कर दिया रन प्रेशर के कारण, अपनी स्किल्स पे नहीं, मान लो उस बैट्समैन ने प्रेशर के कारण विकेट थ्रो कर दिया, तो 1 विकेट वहाँ से। फिर लोअर ऑर्डर में मान लो कोई बॉलर का किसी बॉलर का विकेट ले गया, तो वहाँ से। पर मैचअप वाइज ऑस्ट्रेलिया के जो भी 7 से 8 बैट्समैन है, एनगिडी से कोई दिक्कत नहीं है। तो एनगिडी का मैचअप समझ में आया।
आप किसी की भी वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, तो वो एनगीडी के पुराने जो मैचेस होंगे ना, डेविड वार्नर, एरन फिंच, फिर मिचेल मार्श, जो भी पुराने मैचेस के डेटा होगी उनको जोड़ के जो भी विकेट्स है ना वो बता रहे होंगे। पर जो करंट बॉलिंग लाइनअप, मतलब जो करंट बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, वो उनसे एनगीडी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, उनको एनगीडी से कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले में से डेविड वार्नर, एरन फिंच ये आउट होते थे एनगीडी के ऊपर बार बार, मिचेल मार्श का भी आउट हो गया। पर जो नया स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, इन बैटर्स में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एनगीडी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने लोगों तक मेरी वीडियो जाएगी, पर हाँ बहुत लोग एनगीडी के ऊपर पुराने मैचअप वाले विकेट्स को भी जोड़ के आपको बताएंगे, तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें तो करंट लाइनअप पे ध्यान देना है ना। क्योंकि हमें तो इससे मतलब होना चाहिए ना कि अब बैट्समैन जो भी खेल रहे हैं उन्होंने कैसा खेला है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है एनगीडी से। तो एनगीडी का समझ में आ गया। अब एनगीडी के बाद में मार्को यानसन है। अब मार्को यानसन का भी ध्यान से सुना। मार्को यानसन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतने विकेट नहीं निकाले हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि बॉलिंग सेकंड करते हुए 5 विकेट ले गया था, 1 2 3 4, मतलब 5 के जो भी टॉप 5 बैट्समैन थे ना, टॉप 5 के 5 को आउट कर गया, मतलब लगातार विकेट ले गया। पर मैचअप वाइज ट्रेविस हेड ने मार्को यानसन की पिटाई करी है, ओडीआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिटाई करी है। मेरे को याद है जब ये 2023 की सीरीज थी ना, ट्रेविस हेड ने हर मैच में मारा था मार्को यानसन को, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। उसके बाद में जो मैथ्यू शॉट है, ये भी लेफ्ट आर्म पेसर को काफ़ी ठीक खेलता है, लेकिन मार्को यानसन को उतना नहीं खेला है मैथ्यू शॉट ने, पर लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक खेलता है मैथ्यू शॉट, हमने बीबीएल में भी काफ़ी देखा है। स्टीवन स्मिथ को कोई दिक्कत नहीं है मार्को यानसन से। मार्नस लाबुशेन, इसने मार्को यानसन को डिफेंसिवली खेला है। पर एक बात का ध्यान रखना, जो ये 2023 की 4 से 5 मैचों की सीरीज हुई थी ना, यहाँ पे मार्नस लाबुशेन जब भी बैटिंग करने आया ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी, यानी 2-3 विकेट गिर गए या फिर जल्दी जल्दी विकेट गिर गए, तो इसको मार्को यानसन को टुक टुक करके खेलना पड़ता था, है ना, विकेट संभाल के। देखो जो मार्नस लाबुशेन है, इसकी एक चीज बताता हूँ। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले जब टीम अनाउंस हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका नाम नहीं था, लेकिन जो ये साउथ अफ्रीका सीरीज थी ना, इसमें इसको डाल दिया। और 2 से 3 मैच बाद, मतलब इस सीरीज के बाद ही वर्ल्ड कप के मैचेस स्टार्ट हो जाने थे, तो इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेशर सिचुएशन में, कि सिलेक्टर्स को इसको मजबूरन टीम में डालना पड़ा, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ, जहां पे इसने 48 मारे थे ट्रेविस हेड के साथ। याद है, ट्रेविस हेड को तो सब जानते होंगे कि यार उसने 137 मारे थे, तो उसको तो सब याद रखेंगे। पर दूसरी साइड से मार्नस लाबुशेन ने विकेट गिरने ही नहीं दिया, बहुत डिफेंसिवली खेला। तो मार्नस लाबुशेन, मार्को यानसन से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है कि यार पास्ट में पता है, मतलब 2023 में डिफेंसिवली इसने खेला है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जब भी बैटिंग करने आता था ना, तब ऑस्ट्रेलिया को डिफेंसिव खेलने की ज़रूरत होती थी, यानी विकेट्स गिर चुके हैं पहले से, अब और विकेट ना गिरे, इसलिए अब इसको टुक टुक करके खेलना पड़ेगा। तो सिर्फ इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। मैंने लिखा भी है मैचअप के अंदर कि मोस्टली बैटेड इन प्रेशर सिचुएशन, यानी प्रेशर वाली सिचुएशन में इसकी ज़्यादा बैटिंग आई, इसलिए इसे डिफेंसिवली मजबूरन खेलना पड़ा, पर वैसे मेरे को कोई दिक्कत दिखी नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैक्सवेल ने मार्को यानसन को ज़्यादा नहीं खेला है, बहुत कम मैचअप अवेलेबल है, पर मैक्सवेल पेसर्स को उतने विकेट देता भी नहीं है, वो स्पिन, मतलब समझ लो पेसर पे ज़्यादा मैक्सवेल आउट नहीं होता। एलेक्स कैरी ने भी मार्को यानसन को बड़ा ठीक खेला है। जॉश इंग्लिश ने मार्को यानसन को से थोड़ी दिक्कत है, मामूली दिक्कत मान सकते हो, पर ये बहुत कम मैचअप अवेलेबल है, तो हम एकदम गारंटी के साथ मैं नहीं बोल सकता कि यार ये तो फंसेगा ही फंसेगा मार्को यानसन पे। और ये जो पाकिस्तान की कंडीशन है बैटिंग फ्रेंडली होंगी, तो अब जॉश इंग्लिश जो थोड़ा बहुत मान लो जिसको दिक्कत हो रही थी मार्को यानसन से, एक तो अब ये मिडिल ऑर्डर में आएगा, तो मिडिल ऑर्डर में जब जॉश इंग्लिश आएगा, वहाँ पे एक तो मार्को यानसन का स्पेल होगा नहीं ना। अगर मान लो मार्को यानसन बॉलिंग करवा रहा है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिरे ऊपर से, तो ही मार्को यानसन के सामने जॉश इंग्लिश आएगा नई बॉल के सामने। पर मान लो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने निकाल दिया मार्को यानसन को, तो मिडिल ओवर्स के अंदर तो स्पिनर्स को खेलेगा ना, फिर जो भी हल्के बॉलर्स होते हैं उनको खेलेगा। तो ओवरऑल जॉश इंग्लिश को उतनी बड़ा थ्रेट नहीं है मार्को यानसन से, क्योंकि एक तो आमना सामना होने के भी कम चांसेस है। डेथ में अगर मान लो दोनों का आमना सामना हो गया तो अलग सीन है, फिर वहाँ तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरे को लग रहा है जॉश इंग्लिश खेल जाएगा, पर मैचअप वाइज थोड़ी बहुत मामूली सी दिक्कत लेके चलो। अब याद रखना, मार्को यानसन को लोग सीवीसी कर रहे हैं, पता है, अगर हम ड्रीम 11 का आप चेक करोगे, कुछ लोग सीवीसी करके आ भी जाएंगे स्मॉल लीग में, आप ड्रॉप भी कर सकते हो अगर बॉलिंग सेकंड करे तो,
समझे। बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है ना मार्को एंसन। तो मान लो बॉलिंग से फ्लॉप हो गया या फिर एक विकेट ले गया, पर बैटिंग से 20-25 रन बना गया, तो उसके फिर पॉइंट थोड़ा सा रिस्की है ड्रॉप करना, पर बॉलिंग सेकंड में चांस ले सकते हो। अब देखो, तो रबाडा बॉलिंग फर्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में भी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग सेकंड में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रबाडा, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में हो सकता है एक विकेट मिले, पर बॉलिंग सेकंड में मुझे गारंटी है 2 विकेट तो ले जाएगा, उससे ऊपर भी लेके जा सकता है। देखो ट्रेविस हेड, रबाडा, एक बार ट्रेविस हेड जब मिडल उसके अंदर बैटिंग करता था, जैसे मैंने आपको लुंगी अंगीडी वाला समझाया कि यार जब ट्रेविस हेड मिडल उसके अंदर ऑर्डर में बैटिंग करता था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई थी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए। तो वहाँ पे पिच क्योंकि बहुत अच्छी होती है ऑस्ट्रेलिया की, तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें ट्रेविस हेड को दी थी, ज़्यादा मारने नहीं दिया था। पर जब से ट्रेविस हेड ओपनिंग पे आया, तो इसने काफ़ी अच्छा खेला है सारे बॉलर्स को, उसमें से रबाडा को भी इसने काफ़ी अच्छा खेला है। तो ट्रेविस हेड और रबाडा का एज सच कोई थ्रेट नहीं है रबाडा से ट्रेविस हेड को। मैथ्यू शॉट एकदम फ्रेश है रबाडा के सामने, पर मैथ्यू शॉट पेसर्स को ठीक खेलता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा वो भी नहीं लेता, समझ रहे हो। T20 में तो अटैक करने जाता है सारी पेसर को मैथ्यू शॉट, पर ओडीआई के अंदर संभल के खेलता है, मतलब इज्जत थोड़ा सा ध्यान से खेलता है। तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कोई थ्रेट है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्या पता जब खेले तो थ्रेट हो जाए। लेकिन बैटिंग विकेट को देखते हुए, फ्लैट कंडीशंस को देखते हुए, और मैथ्यू शॉट अब नॉकआउट मैचेस में खेलता है, और नॉकआउट मैचेस में याद रखना बीबीएल के अंदर जब होते हैं ना इंपॉर्टेंट गेम्स, मैथ्यू शॉट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था। तो मैथ्यू शॉट भाई मेरे को लगता नहीं ज़्यादा कोई दिक्कत है, ये मेरा ओपिनियन है। स्मिथ को भी रबाडा से कोई दिक्कत नहीं है, मार्नस लाबुशेन को भी रबाडा से कोई दिक्कत नहीं है, एलेक्स कैरी को भी रबाडा से एज सच कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल को, अब देखो मैक्सवेल को रबाडा से थोड़ी दिक्कत है। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं एक चीज बताना भूल गया, जॉश इंग्लिश को रबाडा से कोई दिक्कत नहीं है जब तक कंडीशन एकदम फ्लैट वाली होती है। लेकिन पास्ट में जॉश इंग्लिश को रबाडा ने जॉश इंग्लिश को काफी बार आउट करा है। आई थिंक ओडीआई के 4 मैचों के अंदर 3 बार आउट करा। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन वो जो 3 बार आउट हुआ है ना ये जॉश इंग्लिश रबाडा के ऊपर, उसमें से 2 बार तो ऐसा हुआ था कि 2 पेस्ड विकेट थी। 2 पेस समझ गए ना, एक ही लाइन से बॉल ऊपर जा रही है, एक ही लाइन से बॉल नीचे जा रही है, यानी थोड़ी स्लो टाइप की विकेट, ऊपर नीचे जहाँ पे बॉल ज़्यादा हो रही है एक ही लेंथ पे, तो वो होता है 2 पेस्ड विकेट। तो वहाँ पे रबाडा कामयाब हो रहा था ज़्यादातर जॉश इंग्लिश को फंसाने में। लेकिन जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, जहाँ पे एक बार इनका आमना सामना हुआ डेथ के अंदर हुआ था, जॉश इंग्लिश ने इसकी 5 से 7 बॉल खेली और 1 चौका 1 छक्का मारा, और ठीक ठाक एकदम डेथ के ओवर्स थे ना, तो मारा भी और अपना विकेट भी लेके चल गया। तो हम गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान की जब फ्लैट कंडीशंस होंगी वहाँ पे जब रबाडा सामने आएगा, क्योंकि इनका आमना सामना तो होगा, जॉश इंग्लिश का भी होगा, रबाडा के भी होगा। रबाडा मिडल ओवर्स में बॉलिंग करता है, जॉश इंग्लिश मिडल ओवर्स के अंदर बैटिंग करता है, तो आमना सामना होगा। लेकिन 2 बार रबाडा ने जॉश इंग्लिश को आउट तब करा था जब विकेट थोड़ी सी वैसी वाली थी, बॉलिंग फ्रेंडली मान के चलो। 2 पेस विकेट होती है तो बैट्समैन को दिक्कत आती है, बॉलर्स को मजे आते हैं, तो वहां पे रबाडा ने इसको आउट करा। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करेगा रबाडा जॉश इंग्लिश के सामने, वो देखना पड़ेगा। लेकिन पास का मैच अब देखते हुए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है रबाडा और जॉश इंग्लिश के बीच में कि 4 पारियों में 3 बार आउट करा, यानी रबाडा ने आउट करा, तो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। पर मैंने साइड में वो भी लिखा है कि 2 पेस विकेट पे अगर ये मैच हुआ, मान लो ये विकेट ऐसे होती है कि यार ऊपर भी बॉल रह रही है एक ही टपके से और नीचे भी जा रही है, यानी 2 पेस होगी ना, ऊपर नीचे बॉल हो रही है सेम टपके से, तो रबाडा फंसा लेगा इंग्लिश को, तो अच्छे से फंसा लेगा। लेकिन अगर फ्लैट कंडीशन हुई, समझ रहे हो, एकदम फ्लैट, तब हो सकता है इंग्लिश खेल जाए रबाडा को। तो इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन साथ में रेड लाइन कब होगी, मतलब मैचअप वो कब वर्क करेगा वो भी मैंने लिख दिया है इसके अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर विकेट ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही होगी ना तो रबाडा फंसा लेगा। नॉर्मल विकेट हुई तो भाई बैट्समैन को फेवर करेगा ना, तब तो भाई हर बैट्समैन मारता है बॉलर को, समझ रहे हो, क्योंकि बैटिंग कंडीशन में रबाडा को इसने मारे हैं चौके छक्के इंग्लिश ने। लेकिन विकेट अगर बॉलिंग फ्रेंडली हुई तो रबाडा फिर हावी हो जाता है। और मैक्सवेल, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो मैक्सवेल पता है साउथ अफ्रीका के सामने उतना परफॉर्म नहीं करता जितना ये बाकी टीम्स के सामने करता है ना। मैंने बहुत कम देखा है मैक्सवेल को उसने साउथ अफ्रीका के सामने कुछ अच्छा करा हो। रबाडा ने इसको बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में भी मैक्सवेल को तंग करा है, मतलब ज़्यादा रन बनाने नहीं दिए। अगर ऐसा होता है कि मैक्सवेल जब बैटिंग करने आए, अब मैक्सवेल को मारना ही मारना है रबाडा को, समझ रहे हो, अब चार्ज करना है, तो हो सकता है रबाडा फिर से मैक्सवेल को फंसा ले। अगर ऐसी सिचुएशन है, मान लो 30 ओवर के आसपास मैक्सवेल की बैटिंग आ जाती है, यानी ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे,
मैक्सवेल की बैटिंग 30 ओवर के आसपास आ गई, वहां पे रबाडा बॉलिंग कर रहा है, तो रबाडा को सिंगल डबल करके खेल जाएगा मैक्सवेल, समझ लो, सिंगल डबल करके। पर अगर मैक्सवेल की बैटिंग 45 ओवर के आसपास आई ना, और वहां रबाडा बॉलिंग कर रहा है, तो हाई थोड़े से चांसेस बनते हैं रबाडा फंसा ले, या फिर उतने रन स्कोर ना करने दे मैक्सवेल को, जितना मैक्सवेल की वो होती है ना कैपेसिटी होती है कि यार हर बॉलर को छक्का चौका, उतने रन स्कोर ना करने दे, या तो आउट कर देगा डेथ के अंदर, या फिर मैक्सवेल को रोक के रखेगा। पर अगर मैक्सवेल की बैटिंग 30 ओवर के आसपास आ जाती है, तो फिर ये सिंगल डबल करके मतलब निकाल देगा किसी ना किसी तरह। तो इसलिए मैंने रबाडा और मैक्सवेल के बीच में ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। ये मैंने काफ़ी स्टडी करा मैचअप को कि यार मैक्सवेल को अगर मैं ड्रॉप करने का चांस ले रहा हूँ ना, मान लो मैं मैक्सवेल को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो रीज़न मैंने अच्छे से देखा। एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत मतलब सेम बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ मैक्सवेल ने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, और रबाडा ने इसको रन ज़्यादा बनाने नहीं दिए या फिर आउट ज़्यादा करा है। और सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि मैक्सवेल ने अपना विकेट रबाडा को दे दिया। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है ना, तो मैक्सवेल को ड्रॉप करने का बहुत अच्छा रिस्क ले सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में भी ले सकते हो अगर आपको लग रहा है ना कि ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के रन्स आ जाएंगे, फिर लोअर ऑर्डर में मैक्सवेल के लिए या तो उतनी बॉलें नहीं बचेंगी, या फिर वो लेट आएगा बैटिंग करने के लिए, जहाँ पे रबाडा या तो आउट कर देगा उसको, या फिर उसको रोक के रखेगा। तो बैटिंग फर्स्ट में रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, क्या पता प्रोमोट हो जाए तो अलग सीन है भाई, वो मेरे हाथ में नहीं ना प्रोमोट हो के आ गया तो। लेकिन बैटिंग सेकंड में मैक्सवेल ज़्यादातर रबाडा पे आउट हुआ है बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में भी। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है। लोग मैक्सवेल लेके जाएंगे टीम के अंदर ये सोच के क्या वो बॉलिंग भी कर रहा है बैटिंग भी कर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है, और साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्पिन को ठीक खेलते हैं। और मेरे को लग रहा है कल क्लासन खेलेगा, टोनी डी जॉर्जी को बिठा देंगे, हाई चांसेस है साउथ अफ्रीका टोनी डी जॉर्जी को बिठा के क्लासन को टीम के अंदर डाल दे। बबूमा और ये जो रिकल्टन है ये ओपनिंग करें, क्योंकि रिकल्टन ने काफ़ी अच्छा 100 मारा है, और टोनी डी जॉर्जी को काफ़ी मौके मिल रहे हैं, पर वो परफॉर्म ज़्यादा कर नहीं रहा ना। तो मेरे को लग रहा है रिकल्टन और बबूमा ओपनिंग करेंगे, क्लासन कल आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया जो भी मैंने बताया। रबाडा मेन बॉलर है साउथ अफ्रीका की साइड से। अगर साउथ अफ्रीका की साइड से किसी भी एक फास्ट बॉलर को पिक करना है तो वो होगा सबसे पहले रबाडा। अगर आपको लग रहा है मार्को एंसन बैटिंग से परफॉर्म नहीं करने वाला, तो उसको आप ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में भी और बॉलिंग सेकंड में भी। बॉलिंग सेकंड में देखो थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि मार्को एंसन अब बैटिंग कर लेता है और बैटिंग SA20 में काफ़ी अच्छी कर रहा है, तो मार्को एंसन के साथ भाई चांस लेने में दिक्कत है, क्योंकि उसकी बैटिंग भी आ सकती है ना। लेकिन बॉलिंग वाइज मार्को एंसन का सच कोई भी ऐसा मैचअप नहीं है जो हमको प्रोत्साहित करे उसको टीम में डालने के लिए, ऐसा कोई मैचअप नहीं है। वैसे ही एनगीडी का भी ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो हमें उसको टीम में डालने के लिए बोले। पर रबाडा एक तो मैक्सवेल के सामने थोड़ा मैचअप आया, फिर एक इसके सामने आया, जॉश इंग्लिश के सामने आया। क्या पता जॉश इंग्लिश छक्के चौके मार के जैसे पहले आउट हुआ था बैटिंग कंडीशन के अंदर, वैसे फिर से आउट हो जाए, रबाडा को मार मतलब रन्स मारे पर अपना विकेट दे दे। तो रबाडा के मैचअप कहीं ना कहीं बन रहे हैं, चाहे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो। बॉलिंग सेकंड में तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना रबाडा को, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी, अच्छे रन्स मारेगी, रबाडा गेम के अंदर आएगा, रबाडा कवाड़ा कर देगा। तो रबाडा अपनी टीम में पक्का रखना। बॉलिंग सेकंड अगर साउथ अफ्रीका कर रही है, बॉलिंग फर्स्ट में भी रख सकते हो क्योंकि मैचअप तो है, लेकिन जीएल में ड्रॉप करने की आपको लग रहा है नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले इतने विकेट नहीं देंगे, या फिर जो बैट्समैन है वो बॉलर से ज़्यादा पॉइंट देंगे, तो आप किसी बैट्समैन को आप चूज़ कर सकते हो रबाडा को छोड़कर। तो रबाडा बॉलिंग सेकंड में मस्ट पिक है, स्मॉल लीग के अंदर बॉलिंग फर्स्ट में भी सेफ पिक है, ठीक है। तो आई होप मैंने मैचअप आपको काफ़ी ठीक से समझाया। हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट कौन हुआ, ट्रेविस हेड भाई चाहिए, मैथ्यू शॉट चाहिए, स्मिथ और मार्नस लाबुशेन दोनों चाहिए। मार्नस लाबुशेन आजकल ऑफ स्पिन भी मतलब लेग स्पिन भी करवा रहा है। जॉश इंग्लिश के मैचअप्स हैं इसके सामने, रबाडा के सामने 4 पारियों में 3 बार आउट करा है, लेकिन 2 बार जो आउट करा था वो स्लो ट्रैक्स पे करा था, 1 बार करा था बैटिंग ट्रैक के ऊपर। पर वो डेथ का मैचअप था कि एकदम आखिरी के ओवर्स चल रहे हैं, वहां पे जॉश इंग्लिश ने छक्का चौके भी मारे थे और फिर अपना विकेट भी दिया था। तो रबाडा को इसने अपना विकेट दिया, पर एक बार के हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते ना कि बैटिंग ट्रैक जब होगा तब भी रबाडा को अपना विकेट देगा नहीं देगा। तो इसलिए मैंने पता एक डिटेल को समझा है कि सोचो आप में से बहुत लोग जो सर्च करोगे क्रिक मैट्रिक के ऊपर क्या जॉश इंग्लिश वर्सेस रबाडा, तो आपको लोग जॉश इंग्लिश तो आउट हो रहा है, हटाओ इसको। नहीं, 2 बार बैटिंग फ्रेंडली जब कंडीशन नहीं थी तब आउट करा, ये याद रखना। तो पता चला आपने छोड़ा, जॉश इंग्लिश ने आपके ऊपर छोड़ दिया, समझ रहे हो, तो ये याद रखना। अब देखो आई होप यार आपको ऑस्ट्रेलिया के मैचअप समझ में आ गए होंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया
इतना डिटेल में मेरे को लगता नहीं कोई समझाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भाई, बहुत टाइम लगता है एनालिसिस करने में। तो ठीक है, हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हुआ साउथ अफ्रीका की साइड से? रबाडा इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग सेकंड में तो भाई मस्ट पिक है रबाडा, मैं नहीं छोड़ने वाला। बॉलिंग फर्स्ट में स्मॉल लीग में सेफ पिक है, स्मॉल लीग में भाई नहीं छोड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है रबाडा ने एक ही विकेट लिया है बॉलिंग फर्स्ट करते हो, लेकिन बॉलिंग सेकंड करते हो भाई हर बार मारा है ऑस्ट्रेलिया को। तो रबाडा कबाड़ा कर सकता है। अब देखो, अब हम साउथ अफ्रीका के मैचअप समझ लेते हैं, फिर स्पिनर्स के मैचअप समझेंगे, फिर हम आराम से आपस में बात करेंगे, जो भी देख रहा है ना क्वेश्चन लाइव करेंगे फिर ना डिस्कशन। तो देखो, साउथ अफ्रीका के जो भी बैट्समैन है ना वो पहली बार खेलेंगे मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। तो जो भी पर्पल सर्कल जितना भी मैंने ड्रॉ करे ना, जहां जहां भी मैचअप्स के अंदर जहां भी मेरे को लगता है ना कि यार कोई भी बैट्समैन या तो फ्रेश है या फिर ज्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है, तो मैं पर्पल सर्कल उस पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है ना वो एकदम नहीं है इसकी साउथ अफ्रीका की करंट बैटिंग लाइनअप के सामने। मैं किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला इस मैच के अंदर। अब देखो ध्यान से सुनना, एरन हार्डी अगर खेलता है मैं नहीं लेने वाला उसको, क्योंकि एक तो यार बैटिंग ट्रैक होगा, मेरे को लगता नहीं ये ज़्यादा दिक्कतें देगा। अब ये जो सीन अबॉट है, इसने T20I के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी ठीक परफॉर्मेंसेस दी थी, पर इसने ODI के अंदर है ना इसको 4 से 5 मैच मिले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2023 में, वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था ना, उससे पहले एक सीरीज हुई थी, उसके अंदर इसको 3 से 4 मैच मिले। इसने कुछ नहीं करा, पता है कुछ नहीं करा, ये हमेशा आता था ओवर डालता था अपने, एक विकेट ज़्यादा से ज़्यादा लेता था, या मान लो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बड़ा स्कोर कर दिया तो इसको लोअर ऑर्डर में आके 2 विकेट मिल जाते थे। क्योंकि देखो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी ना, वो इन दोनों टीमों के बीच यही हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इन दोनों में से किसी ने बैटिंग फर्स्ट करके कुछ लंबा टोटल डाल दिया ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही टीम जीती है। तो वो टीम जीतेगी, यानी बैट्समैन भी उसके रन्स मार रहे हैं और बॉलर्स भी उसी टीम के विकेट्स ले रहे हैं। तो सीन अबॉट को इस तरह बॉलर्स के विकेट मिल जाते थे बॉलिंग सेकंड करते हुए, पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यार बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, क्या बड़ा टारगेट चेज हो जाए। अगर आप जो भी लोग पता है पुराना मतलब जो भी थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार आई थिंक पहले की बात है जब हर्षल गिब्स खेलता था, ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन मार दिए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। भाई सबको लगा हो गया काम, मतलब 400 रन कौन चेस करेगा, तो 300 350 पे मतलब लोग बोल देते हैं नहीं जीत सकते। भाई 400 रन 2010 से पहले का टाइम पे मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने, और भाई साउथ अफ्रीका ने चेस कर दिए थे। हर्षल गिब्स ने काफ़ी अच्छे रन करे थे। और साउथ अफ्रीका भाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है, वो चेजिंग में लोग उसे बोलते हैं कि यार वो चेज नहीं कर सकती, लेकिन ये कंडीशन जो होगी ना पाकिस्तान की, भाई फ्लैट कंडीशन होगी, और अगर चेज कर रही है साउथ अफ्रीका तो रात में बॉल और अच्छे से आती है बैट के ऊपर। तो अगर इन्होंने ठीक ठाक स्टार्ट ले लिया ना तो साउथ अफ्रीका भी मतलब कुछ कर सकती है। पर जितना भी मैंने एनालाइज करा ना उसके अंदर यही साबित आया अभी तक, फिलहाल क्या पता हिस्ट्री चेंज हो जाए, अभी तक यही साबित आया कि इन दोनों टीम में से जिसने भी पहले बैटिंग करी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वही टीम जीती है। तो उसी की टीम के बॉलर्स विकेट ले लेते हैं, उसी की टीम के बैट्समैन रन बना देते हैं। तो इसलिए मैं सीन अबॉट को इस तरह कभी कभी 2 विकेट मिल जाते थे, पर बॉलिंग फर्स्ट जब भी सीन अबॉट ने ODI के अंदर करी ना भाई, 1 विकेट, मतलब मैंने तो 1 ही विकेट देखा है इसको आते हुए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर पे मैं भरोसा नहीं करने वाला। स्पेंसर जॉनसन भी मैं भरोसा नहीं करने वाला, बॉलिंग फर्स्ट करे चाहिए। बॉलिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हो, जैसा मैं पहले भी बोलता था कि स्पेंसर जॉनसन बॉलिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, और इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता था कि स्पेंसर जॉनसन को बॉलिंग फर्स्ट में पता है टीम्स लीव कर देती थी उसकी बॉल को, कि यार ठीक है इसको कौन मारेगा, मतलब एक तो मार भी नहीं पा रहे तो छोड़ो। बॉलिंग सेकंड में जब टारगेट होता है सर के ऊपर, चेज कर रही होती है टीम, तो इसको मारना ही पड़ेगा ना, तब इसको इसलिए फिर विकेट मिल जाते थे। पर ये T20 का हाल था। ODI के अंदर ये किस तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि सामने जो प्लेयर्स है ना उनको स्पेंसर जॉनसन जिस लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है ना, उस लाइन लेंथ पर खेलना पसंद है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका को ऐसे बॉलर्स खेलने में बहुत मजा आता है जो गुड लेंथ एरिया के ऊपर तेज मारते हैं बॉल को, यानी जिनकी स्पीड भी ज़्यादा हो और वो गुड लेंथ एरिया के ऊपर थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डालें। तो साउथ अफ्रीका को बहुत मजा आता है ऐसे बॉलर्स को खेलने में। तो इसलिए स्पेंसर जॉनसन भी कोई मस्ट पिक नहीं है मेरी टीम के अंदर। रियान रिगल्टन ने भाई स्पेंसर जॉनसन को काफ़ी रन्स मारे हैं, कुछ पता नहीं MLC जब हुई थी ना, ये मेजर लीग क्रिकेट जो IPL के बाद शुरू होती है, तो वहाँ पे बहुत रन्स मारे थे रियान रिगल्टन ने स्पेंसर जॉनसन को, मतलब बहुत गंदा मारा था। तो इसलिए रियान रिगल्टन और स्पेंसर जॉनसन के बीच में मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी कि अब इसको मारा है। उसके बाद में भाई मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ,
जो डेविड मिलर है ना भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब इसको माथा चढ़ जाती है इसकी, जब भी बैटिंग आती है ना माथा चढ़ जाने का मतलब कि इसको जब भी इसको मौका मिलता है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलर को, तो भाई चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, ये कुछ ना कुछ पक्का करके जाता है। वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो सेमीफाइनल 100 इस अकेले ने 100 मार दिए थे। जो लोग थोड़ा वैसे हो कि नहीं यार अगर हमने ले तो लिया पर इसकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, तो इसको लेके भी फिर फायदा हमारा कोई होने नहीं वाला, तो वो लोग ड्रॉप भी कर सकते। तो मिलर पूरा लक के ऊपर है, बैटिंग टाइम से आ गई तो भाई बहुत मारता है ऑस्ट्रेलिया को, और ये तो नए बॉलर्स हैं, बैटिंग नहीं आई तो फिर यार वेस्ट हो जाएगा। तो मिलर इज अ लक वाइज पिक, ये देखते हैं लक अगर जिसका हुआ क्या पता चल जाए, मतलब मौका पूरा मिल जाए। उसके बाद में क्लासन का भी सेम है भाई, क्लासन तो सब लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई, बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली क्लासन ने, 170 कितने 4 रन मारे थे इन्होंने, इसने 400 2023 की सीरीज थी, क्लासन ने 174 रन मार दिए थे कुछ 80 बॉलों के अंदर, नहीं 200 को भी स्ट्राइक रेट से ऊपर मारा था ऑस्ट्रेलिया को, और 415 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को 2023 से पहले सीरीज में। तो क्लासन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा हमारी टीम के लिए, क्लासन को प्रमोशन मिलर से पहले मिलता है याद रखना। तो अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है, यानी अगर विकेट्स गिरे, लेट भी विकेट्स गिरे तब भी इसको प्रमोशन मिल जाएगा, बैटिंग सेकंड कर रही है तब भी इसको प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर ऊपर से विकेट गिरे तो इसकी बैटिंग आ जाएगी। तो क्लासन हमें अपनी टीम में लेके चलना, अगर खेलता है तो डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट में तो सीवीसी भी कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड में सीवीसी मत करना, क्लासन को ट्राई कर सकते हो जीएल के अंदर क्योंकि फ्लैट ट्रैक होगा, पर बैटिंग सेकंड में मैंने देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने लंबा कुछ करा हो, स्टार्ट मिल जाता है 40 30 35 रन का, पर बैटिंग फर्स्ट में भाई काफ़ी लंबी पारियां खेली इसने। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की साइड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन है भाई, कोई इंपॉर्टेंट बॉलर नहीं है। नेथन एलिस, इसको देखो नेथन एलिस को भी पूरा मौका मिला था ओडीआई सीरीज के अंदर, इसने भी एक एक विकेट निकाले 2-3 मैचों के अंदर। तो ये जो मैक्सिमम लोग पता क्या सोचते हैं कि यार अगर कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है ना तो हम उसको ट्राई करेंगे, पर सीन अबॉट, उसके बाद में नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक विकेट से ज़्यादा लेंगे। कल जो मैच होगा ना अभी वाला इसके अंदर, अब ये जो बेन डॉर्शियस है ये बैटिंग भी कर लेता है, जैसे मार्को एंसन बैटिंग कर लेता है ना वैसे डॉर्शियस भी बैटिंग कर लेता है, ठीक ठाक हिट मार लेता है। तो अगर ये मान लो बैटिंग से एक विकेट, बॉलिंग से एक विकेट निकालता है, लेकिन इसके साथ एक होप है कि यार अगर इसकी बैटिंग आई ना कि ऊपर से विकेट गिरे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दोनों टीम का आमना सामना होता है तो जो भी बैटिंग फर्स्ट टीम करती है तो वो जीत जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर ये साउथ अफ्रीका मान लो पहले करती है ये करती है बैटिंग, वहाँ पे बेन डॉर्शियस एक विकेट निकाल लेता है, और अब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है, तो अगर उनके विकेट्स गिरे तो इसकी बैटिंग आने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है बैटिंग से ये भी 20-15 रन कर दे। तो बेन डॉर्शियस या ट्राइबल पिक, बेन डॉर्शियस, स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलिस, सीन अबॉट, इनमें से किसी एक को पिक करना हो, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है तो मैं बेन डॉर्शियस को पिक करूंगा, पर वो कोई मस्ट पिक कैटेगरी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो बॉलिंग करने आएगा तो पॉइंट दे के ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, हो सकता है ये भी विकेट लेस चल जाए या फिर एक विकेट लेके जाए, पर इसके साथ बैटिंग पोटेंशियल है कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है ना, तो उस केस की मैं बोल सकता हूँ कि यार बाकी सब की बैटिंग आए ना है, मतलब बाकी सब बैटिंग से चले ना चले, ये बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेता है। तो साउथ अफ्रीका के भाई ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो हमको थ्रेटनिंग लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के वो नए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैट्समैन मान लो ऐसे थे ना, जैसे ये था जॉश इंग्लिश, इसके ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है, वैसे ही साउथ अफ्रीका के भी मोस्ट ऑफ द बैट्समैन ने नहीं खेला है इसके बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। तो भाई मैं थक चुका हूँ ये दोनों के मैचअप समझाते समझाते। तो अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो जितने भी बैट्समैन है ना उनके मैचअप काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी ना उनके बैटर्स पे प्रेशर तो आएगा कि यार 350 360 चेज करना है, पर अगर फ्लैट ट्रैक हुआ ना और सेकेंड इनिंग्स वालों ने भी थोड़ी सी स्टार्ट ले ली, जैसे देखो इसने इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट जल्दी गिरे, हेड और स्मिथ आउट हो गए, हम सबको लगा के नहीं यार हार गए, पर देखो फिर उन्होंने स्टार्ट अच्छी ली, संभाल लिया, तो देखो पूरा टारगेट चेज कर दिया। तो हम किसी भी बॉलर पे पता है ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार ये तो पक्का विकेट लेगा। रबाडा बॉलिंग सेकंड करे, अब बॉलिंग सेकंड में तो मैं पक्का लूंगा रबाडा को, बॉलिंग फर्स्ट में सेफ पिक है। ऑस्ट्रेलिया की साइड से अगर किसी बॉलर को ट्राई करना है तो वो बेन डॉर्शियस होगा, किसी फास्ट बॉलर को अगर ट्राई करना है। तो देखो ये तो थे मेरे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के दोनों के बैट्समैन के मैचअप पेसर्स के खिलाफ। अब मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अब ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो ये होता है ना साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स होते हैं, इनके मैचअप ध्यान से सुनना। देखो
केशव महाराज जो ये सीना बॉट है ना, जो अगर खेला सीना बॉट तो इसने सीना बॉट को बहुत परेशान करा है लोअर ऑर्डर के अंदर, पर उसकी बैटिंग नीचे आती है, बहुत नीचे आती है सीना बॉट की। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से विकेट गिरे, फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिया, रन आउट वन आउट हुए, तो फिर केशव महाराज का एक विकेट तो कंफर्म बन रहा है सीना बॉट का, अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं इनकी टीम, साउथ अफ्रीका की टीम। उसके अलावा केशव महाराज का ऐसा कोई मेजर मैचअप नहीं है जो हमको अपनी टीम में लेने के लिए मजबूर करे महाराज को। तो क्योंकि अबाउट एक तो बहुत नीचे बैटिंग करने आएगा अगर खेला, पर इतनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, अबाउट की बैटिंग आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी भी नहीं होगी। तो महाराज को मैं मेरी टीम में नहीं लेने वाला, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, याद रखना ठीक है। एकदम सपाट विकेट होगी, स्पिन ज़्यादा हो नहीं रहा है बॉल, तो महाराज से कोई मेरे को दिक्कत दिख नहीं रही है इसके प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। अब ध्यान से सुनना, शम्सी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, काफ़ी उसने विकेट्स निकाले हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए मेजरली। लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना पिच की, वो एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पे उसकी बॉल स्पिन ज़्यादा नहीं करने वाली। और शम्सी को देखो, मार्नस लाबुशेन ने शम्सी को बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी विकेट दिया है, 3 मैचों में लगातार 3 बार आउट करा है शम्सी ने। जो ओडीआई सीरीज हुई थी ना मार्नस लाबुशेन को, मार्नस लाबुशेन में ने उन 3 मैचों में से एक में 100 मारी थी, बाकी दोनों में परफॉर्म नहीं करा था, वहां पे दोनों में शम्सी ने इसे आउट कर दिया था, पर एक बार इसने 100 मार दी थी। पर इतना कोई वैसा वाला मैचअप नहीं है कि यार शम्सी अगर आएगा तो लाबुशेन को तो पक्का आउट करेगा, ऐसा नहीं है। लाबुशेन निकाल सकता है, 77 बॉलें खेली हैं लाबुशेन ने शम्सी की, और सिर्फ तीन ऐसी बॉल हैं जिसपे वो आउट हुआ है। तो अगर 77 में से हम 3 माइनस कर दें तो 74 बॉलें बची, 74 बॉल यानी वो खेल गया। इसका मतलब वो खेल तो सकता है शम्सी को, पर शम्सी ने उसे लगातार 3 बार आउट करा, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है, क्या बोलते हैं ब्लू लाइन की। थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्या पता रन स्कोर करके आउट कर दे, ऐसा भी हो सकता है लाबुशेन आए रन मारे फिर आउट हो जाए, तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है लाबुशेन और शम्सी के बीच में। अब ये जो देखो ध्यान से सुना है, जो एलेक्स कैरी है ना भाई, ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन को विकेट दे देता है, पर जब भी प्रेशर आता है ना एलेक्स कैरी के ऊपर रन्स बनाने का, तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो भी बॉलर होते हैं, चाहे वो शम्सी हो चाहे फिर वो ये हो क्या नाम है इसका कुलदीप यादव हो, ये एलेक्स कैरी को आउट करने में कामयाब होते हैं। पर अगर बॉल स्पिन हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन में बॉल स्पिन तो होती नहीं है ज़्यादा, या फिर दूसरा रीज़न होता है जब रनों का प्रेशर आ जाए, चाहे एलेक्स कैरी की बैटिंग डेथ में हो, यानी अगर वो डेथ में बैटिंग कर रहा होगा तो उसको मारना पड़ेगा तो वो आउट हो सकता है, या फिर जब वो चेस कर रहा होगा, रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा होगी, प्रेशर आएगा उसके ऊपर, तो वो आउट हो सकता है। अगर नॉर्मल गेम चल रहा है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे एलेक्स कैरी, चाहे चेस कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे इंग्लैंड के सामने हुआ था ना, बड़े आराम से चेज हो गया, वैसे ही अगर नॉर्मल गेम चल रहा है तो एलेक्स कैरी को तो कोई दिक्कत नहीं है शम्सी से। लेकिन अगर प्रेशर आया या फिर बॉल स्पिन हुई तो शम्सी और एलेक्स कैरी के बीच में दिक्कतें आ जाएंगी, यानी आउट हो सकता है एलेक्स कैरी शम्सी के ऊपर। इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है एलेक्स कैरी और शम्सी के बीच में। लेकिन देखो मैंने साफ साफ इधर लिख भी दिया है कि अगर प्रेशर आया या फिर बॉल स्पिन हुई तभी चांस है शम्सी का आउट करने का एलेक्स कैरी को। मैक्सवेल के लिए भी सेम है, मैक्सवेल के लिए भी भाई सेम है, अगर प्रेशर आया या फिर बॉल स्पिन हुई तो ही मैक्सवेल इसको आउट करे। वैसे मैक्सवेल काफ़ी ठीक खेलता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर्स को, पर अगर बॉल स्पिन हुई, जैसे यार वर्ल्ड कप का अगर आपको याद हो सेमीफाइनल 2023 वाला, तो बोल्ड कर दिया था शम्सी ने मैक्सवेल को, उसका यही रीज़न था बॉल स्पिन हो गई थी। पर अगर बॉल सीधी सीधी आ रही है जो कि एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी कंडीशन में, या फिर रन्स बनाने का उतना प्रेशर नहीं है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे मैक्सवेल चाहे बैटिंग सेकंड करे, तो फिर ज़्यादा कोई शम्सी से दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि शम्सी हमें तब लेना है जब, या पहली बात तो अगर चेज कर रही हो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, और अगर आपको लगता है कि ये जो साउथ अफ्रीका ये बहुत लंबा टारगेट बना देगी, तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आएगा पाकिस्तान की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे स्पिन तो ज़्यादा होती नहीं है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाना है साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका को 360 370 मतलब लंबा टोटल देना पड़ेगा। अभी इंग्लैंड के खिलाफ ये 350 चेज करके आ रही है ऑस्ट्रेलिया, तो इनको कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो अगर साउथ अफ्रीका ने 330-20 भी मारे ना, तो भी उतना इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर 360-70 मार दिए तो इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, तो हो सकता है मैक्सवेल अपना विकेट दे दे। अब देखो मैक्सवेल का मैचअप कहाँ पे बन रहा है, एक रबाडा के सामने बन रहा है, क्या या तो आउट हो जाता है रबाडा पे, या फिर रबाडा इसे रोक के रखता है, नहीं ज़्यादा रन नहीं मारने देता। अगर प्रेशर आए तो शम्सी भी दूसरे एंड से थ्रेटन कर सकता है। तो मैक्सवेल इसलिए ज़्यादा इसने वो नहीं करा साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म, जितने भी मैंने मैचेस देखे हैं ना मैक्सवेल के, ज़्यादा इसने परफॉर्म नहीं करा। तो शम्सी के भाई मैचअप याद रखना, मार्नस लाबुशेन को बैटिंग ट्रैक पे भी आउट करा है, पर लाबुशेन इसे खेल भी सकता है, यानी खेल के आउट हुआ है,
समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आते ही आउट कर दिया, रन्स बनाए, अपना जो भी होता है ना रन स्कोर करे, पर विकेट भी दे दिया। जॉश इंग्लिश को भाई रिस्ट स्पिनर से ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, स्टीवन स्मिथ को भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है शमसी से, फिर ट्रेविस हेड को भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है शमसी से, अगर बॉल सीधी सीधी आ रही है बैट के ऊपर। मैथ्यू शॉट भी रिस्ट स्पिन को ठीक खेलता है। उसके बाद में एलेक्स कैरी, जैसा मैंने आपको बताया, अगर रन्स बनाने का या फिर चेज करने का प्रेशर आता है या फिर बॉल स्पिन होने लग गई तो शमसी का ये विकेट, मतलब शमसी इसका विकेट ले सकता है। मैक्सवेल के लिए भी सेम है, अगर बॉल स्पिन होने लग गई या रन्स बनाने का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ गया बैटिंग फर्स्ट करते हुए या चेस करते हुए, तो मैक्सवेल भी शमसी को अपना विकेट दे सकता है। तो शमसी के यार मैचअप्स हैं, लेकिन हर मैचअप के साथ कंडीशंस इन्वॉल्व है। ठीक है, कंडीशंस है कि या तो बॉल स्पिन हो या फिर रन्स बनाने का प्रेशर हो, या तो मान लो शमसी डेथ में बॉलिंग करवाने आ गया और वहाँ पे रन्स मारने हैं ना, तो वहाँ पे उसको विकेट मिल सकते हैं प्रेशर के कारण। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे तो उनको फिर शमसी पे चार्ज करना पड़ेगा, आपको कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इसलिए बैटिंग फर्स्ट में क्या पता विकेट्स ले जाए, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से कोई गारंटी नहीं है शमसी की, क्योंकि पाकिस्तान के पिचेस पे बॉल स्पिन नहीं होती। तो अगर बॉल स्पिन ही नहीं हो रही तो शमसी को तो आसानी से मार सकते हैं ना कोई भी बैट्समैन। तो इसलिए, या फिर प्रेशर नहीं है, अगर प्रेशर मान लो आया रन्स बनाने का तो ही फिर वो आरएटी से इधर उधर के शॉट खेल के हो सकता है विकेट दे दे शमसी को। पर अगर नॉर्मल मैच चल रहा है कि प्रेशर भी नहीं है ज़्यादा रन्स बनाने का, मतलब रन्स आ रहे हैं, कोई फालतू मारने की जरूरत नहीं है, बॉल स्पिन भी नहीं कर रही, तो फिर भाई शमसी को विकेट ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये तो थे भाई ऑस्ट्रेलिया के मैचअप वर्सेस जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स है ना उनके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ साउथ अफ्रीका वर्सेस जो ये ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर्स है ना उनका मैचअप समझाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो एक ही स्पिनर है जेम्पा। जेम्पा बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला क्योंकि उसके मैचअप बहुत खराब हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के सामने। साउथ अफ्रीका के सभी बैट्समैन काफ़ी ठीक खेलते हैं लेग स्पिन को, रिकल्टन ठीक खेलता है, बबूमा ठीक खेलता है बैटिंग फर्स्ट करते हैं, मार्क्रम ठीक खेलता है, क्लासेन भाई ठीक खेलता है, मिलर ठीक खेलता है जेम्पा को, मार्को एंसन भी लेग स्पिन को कभी कभी लताड़ देता है, समझ रहे हो। राशिद खान को जो 250-200 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है तो जेम्पा पे भी वो हिट कर सकता है। रासी वेंडर डूसेन जेम्पा को ठीक खेलता है। तो बॉलिंग फर्स्ट में मैं जेम्पा को नहीं लेने वाला, एक तो स्पिन भी नहीं हो रही और मैचअप भी एकदम बेकार है जेम्पा के। बॉलिंग सेकंड में देखो इशू क्या है, मैचअप देखो बॉलिंग सेकंड जब जेम्पा करेगा ना तभी वही बैट्समैन खेल रहे होंगे, यानी वही बैट्समैन खेलेंगे जिनके मैचअप काफ़ी बढ़िया है जेम्पा के सामने। पर जैसा मैंने आपको बताया रन्स का जब प्रेशर आता है ना तो साउथ अफ्रीका वाले विकेट्स दे जाते हैं स्पिनर्स को, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स को। तो अगर मान लो वही सिचुएशन आ गई 50-50 वाली, किसी ने जेम्पा को लिया होगा ये सोच के कि यार जब ये बॉलिंग सेकंड अगर मान लो जेम्पा कर रहा है तो अगर रन्स का प्रेशर आया साउथ अफ्रीका पे, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा रन्स मार दिए, तो फिर लोग सोचेंगे नहीं यार जेम्पा को लो विकेट्स लेगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को ठीक स्टार्ट मिल गई तो फिर वो जेम्पा को निकाल भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है जेम्पा को एक ही विकेट मिले और साउथ अफ्रीका चेस कर जाए टारगेट, या फिर मान लो साउथ अफ्रीका हार गई नहीं चेस कर पाई पर जेम्पा को विकेट ज़्यादा नहीं मिले, तो ये एकदम क्वेश्चन मार्क रहेगा। सारा खेल प्रेशर का है, समझ रहे हो। जिस टीम के बैट्समैन ने प्रेशर या तो उन पे आए ना, या फिर अगर आया तो वो हैंडल कर ले, तो वो स्पिनर्स को विकेट नहीं देने वाले ज़्यादा। लेकिन अगर प्रेशर आया, चाहे बैटिंग फर्स्ट करें, जो कि मोस्टली प्रेशर आता है डेथ के अंदर, समझ रहे हो 40 से 50 ओवर के बीच में कि सब मारने के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पे अगर प्रेशर में बैट्समैन नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाया तो वो स्पिनर्स को विकेट दे जाएगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट का हो चाहे बैटिंग सेकंड का हो। पर मोस्टली जितना भी मैंने देखा ना, जो भी टीम इनमें बैटिंग सेकंड करती है ना वो हार जाती है, वो चेज नहीं कर पाती। तो हम ट्राई कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी, क्या जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करी है उसके बैट्समैन थर्ड लिए, दूसरी वाली टीम के भी थोड़े बहुत बैट्समैन ले लिए, पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है ना उसी के बॉलर्स रख लिए। क्या हम ये एकदम स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो अभी तक हो रहा है ना वही होए, जो भी बैटिंग फर्स्ट करे वही जीत रहा है, तो जो जीत रहा है उसी के बॉलर्स लो, उसी के बैट्समैन लो, सामने वाली टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ले लिए। तो सारा गेम जो होगा ना इस मैच के अंदर, किस स्पिनर को लें या फिर स्पिनर को लीव करने का, किस बॉलर को लें और किस बॉलर को छोड़ें, सारा खेल है भाई प्रेशर का। जो भी टीम यानी बैटिंग सेकंड करेंगे मोस्ट ऑफ द चांस है कि उसी के ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर हम थोड़ा सा सोचें ना लॉजिकली कि यार एक दो टीम है उसने 350 मार दिया, तो अब जो बैटिंग सेकंड करेगा ना उस पर प्रेशर आएगा चेस करने का। लेकिन ये बैटिंग जो कंडीशंस है ना पाकिस्तान की, भाई ये इतनी अच्छी कंडीशंस है कि अगर प्रेशर आ भी है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर है तो बैटिंग इतनी मतलब फ्लैट हो जाती है बैटिंग सेकंड करते हुए विकेट,
कि जैसा आपने देखा ना इंग्लैंड के खिलाफ चेज कर दिया टारगेट, तो एकदम फ्लैट कंडीशन, तो स्पिनर्स के ऊपर भाई डाउट रहेगा इस मैच के अंदर। लेकिन अगर किसी स्पिनर को ट्राई करना है ना, तो जो भी बॉलिंग सेकंड स्पिनर कर रहा हो ना उसको आप ट्राई कर सकते हो, पर उसकी गारंटी नहीं है। चल भी सकता है कि मान लो रन रेट का प्रेशर कुछ ज़्यादा आ गया तो उसको विकेट भी मिल सकते हैं 3-4, पर अगर रन रेट का प्रेशर नहीं आया तो वो विकेट लेस भी जा सकता है या फिर एक विकेट भी उसको मिल सकता है। तो अगर ट्राई करना है, कुछ रिस्क ले रहे हो, मान लो ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड कर रही हो ना, वहां पे जो भी स्पिनर बॉलिंग करेगा, चाहे जैम्पा हो चाहे शम्सी हो, केशव महाराज में ट्राई नहीं करने वाला, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो। जैम्पा और शम्सी में से जो भी बॉलिंग सेकंड करेगा उसको ट्राई कर सकते हो, पर सारा रोल होगा कि प्रेशर को जो भी उस समय बैट्समैन खेल रहे होंगे वो कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कंट्रोल कर लिया तो बॉलिंग सेकंड में भी इनको ज़्यादा विकेट नहीं मिलने वाले। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए जो भी बैट्समैन, जो भी टीम बैटिंग करेगी, मान लो कुछ ज़्यादा ही रन्स बन गए, तो फिर विकेट्स मिल जाएंगे। और जनरली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता है ना, तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही होती है ना भाई, वो लंबा स्कोर मारती है। मैंने एनालाइज करा भाई, 392 ऑस्ट्रेलिया, कभी 416 साउथ अफ्रीका, 362, एक बार तो 372 मारा ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया 372 रनों को। वहां पे मिलर ने 100 कुछ मारे थे। तो भाई ये बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल मैचेस होते हैं। जो भी टीम बैटिंग करती है डेफिनेटली वो लंबा स्कोर मारती है, पर जो भी टीम चेस कर रही होती है ना, वो चेस कर भी सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल हो जाते हैं चेस करने से। तो ये किस्मत रहेगी कि यार कल मतलब होने क्या वाला है आज, कि मान लो कोई भी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, हमने सोचा चेज हो जाएगा टारगेट, तो हमने नहीं लिया शम्सी को या फिर जिम्पा को, पर टारगेट चेज नहीं हो पाता तो इनको विकेट्स मिले, क्योंकि प्रेशर आ जाएगा ना रन चेज करने का। समझ रहे हो कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बहुत हैं। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वही गेम खेलना, या फिर मान लो जो थोड़े बहुत होता है ना एक्स्ट्रा पैसे हैं किसी के पास कि यार चलेगा तो चलेगा, जेल वेल खेल लेना। तो मैच अच्छा होगा, मैं एक्साइटेड तो हूँ यार इस मैच के लिए, क्योंकि मैंने 2023 की पूरी सीरीज देखी थी इनकी, और मेरे अंदर वो है कि यार ओडीआई वर्ल्ड कप पता है साउथ अफ्रीका को फाइनल में होना चाहिए, तो मेरे अंदर है वो, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका होती तो इंडिया जीत जाती वो फाइनल। ठीक है, अगर मान लो ऐसे प्लेयर देखो, स्टीवन स्मिथ अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है ना तो अभी सीवीसी ट्राई करना, बैटिंग सेकंड में मैं ट्राई नहीं करने वाला सीवीसी स्टीवन स्मिथ को। ट्रेविस हेड चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, दोनों में सबसे ठीक सीवीसी है ट्रेविस हेड। बॉलिंग में कोई पता नहीं करवाएगा नहीं करवाएगा, करवा भी सकता है, क्योंकि देखो जो ये था ना सेमीफाइनल, वहां पे ट्रेविस हेड ने 2 विकेट लिए थे, मार्करम और यानसेन को बोल्ड कर दिया था। पर करवाएगा नहीं करवाएगा यार वो टीम का डिसीजन है, क्योंकि उनके पास बॉलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उसके चांसेस कम है, पर बैटिंग से उसके पूरे चांसेस है। मैचअप वाइज भी मुझे ज़्यादा कुछ उल्टा दिखा नहीं ट्रेविस हेड के लिए। तो चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे, ये कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, ट्रेविस हेड वो प्लेयर है जिसको आप कभी भी सीवीसी करो, ठीक सीवीसी चॉइस है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप सेफ जाने के लिए कर रहे हो, मैचअप वाइज भी ठीक है। उसके बाद में मार्करम बैटिंग फर्स्ट अगर कर रहा है, साउथ अफ्रीका के जो भी प्लेयर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं ना उनको तभी सीवीसी ट्राई करना, क्योंकि चेज में भरोसा करना थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई इन टीम्स की कि जो भी टीम पहले बैटिंग करती है ना वो ज़्यादा रन मारती है और वही जीतती है। तो साउथ अफ्रीका में जो भी बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, राशिद वैन डर ड्रूसन आप ट्राई कर सकते हो अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, मार्करम आप ट्राई कर सकते हो सीवीसी करना, क्लासन ट्राई कर सकते हो सीवीसी करना। बैटिंग सेकंड में मिलर पे एक रिस्क लिया जा सकता है कि यार मिलर को अपनी टीम में ऐड करो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट गिर जाते हैं जो भी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है ना उसके। तो अगर साउथ अफ्रीका के विकेट गिरे तो मिलर बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जो हमको 40 रन 45 रन करके दे देगा। तो यार क्या बताया मैंने, ट्रेविस हेड को कभी भी सीवीसी करो, स्टीवन स्मिथ बैटिंग फर्स्ट में सीवीसी करना। उसके बाद में साउथ अफ्रीका से जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे ना, साउथ अफ्रीका के जिन भी प्लेयर्स को आपको सीवीसी ट्राई करना है बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना, चाहे वो मार्करम हो, क्लासन हो, रिकल्टन हो या फिर राशिद वैन डर ड्रूसन हो। बैटिंग सेकंड में केवल एक इकलौता हमारा ट्रेविस हेड है। थोड़ा सा रिस्क लेना है, मतलब समझ लो रिस्क लेना, तो लाबुशेन को भी बैटिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हो, पर ये रिस्की होगा क्योंकि शमसी ने उसको लगातार फंसाया है, पर इतना गंदा कोई मैचअप है नहीं। पर अगर लाबुशेन 5 ओवर डाल रहा है और वो 5 ओवर वो डेथ में डाले क्लासन के सामने, तो फिर वो ठीक सोचेगा सीवीसी का, कितना पिटे एक विकेट तो लेके जाएगा ना। तो ट्रेविस हेड तो भाई मैं पक्का सीवीसी ट्राई करूंगा। मैक्सवेल मेरी टीम में भाई बहुत मुश्किल से उसकी जगह बनने में को नहीं लगता कि यार मैक्सवेल को मैं ले पाऊंगा अपनी टीम में। मार्को एंसन बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, भाई मैचअप वाइज तो बिल्कुल अच्छा प्लेयर नहीं लग रहा मार्को एंसन बॉलिंग से। बैटिंग अगर उसकी आ गई, अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं हार्दिक पांड्या के लिए हमेशा बोलता हूँ, अगर हार्दिक पांड्या बैटिंग से रन बनाएगा तो अपनी टीम में रखना,
वैसे ही मार्को एंसन अगर इस मैच में बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेगा ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तब भी अपनी टीम में रखना। बॉलिंग वाइज उसके कोई भी मैच वैसे वाले नहीं है। रबाडा में मेरी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट में भी सेफ पिक है रबाडा। विकेट्स देखो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स में विकेट्स देखो ना, मैचअप वाइज एक रबाडा का मैचअप बन रहा है, शमसी का बन रहा है, पर शमसी के लिए या तो प्रेशर हो ऑस्ट्रेलिया को टीम के ऊपर, जब भी वो बैटिंग करना है तो प्रेशर सिचुएशन हो तो शमसी निकाल सकता है विकेट। नॉर्मल कंडीशन में और साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा बॉलर जो विकेट निकाल गया था वो रबाडा है, तो रबाडा सेफ पिक होगा बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में मस्ट पिक होगा। तो देखो मैंने सीवीसी ऑप्शन आपको बता दिए हैं। अब यार बैट्समैन में पता है ट्रेविस हेड तो मेरे को लग रहा है सीवीसी है। अब मान लो वीसी किसको करें, कैप्टन कर दिया मान लो मैंने ट्रेविस हेड को, और ऑस्ट्रेलिया कर दिया बैटिंग सेकंड, तो मैं वीसी कर सकता हूँ मान लो रासी वेंडर डूसन को, मार्करम को। अगर ऑस्ट्रेलिया कर रही है बैटिंग फर्स्ट तो मैं स्टीवन स्मिथ को वीसी कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा चॉइस होगा ना, प्रेशर फ्री खेलेगा स्टीवन स्मिथ। मानस लाबुशेन को भी हम ट्राई कर सकते हैं वीसी करना बैटिंग फर्स्ट के अंदर। तो यार साउथ अफ्रीका का ध्यान रखना, अगर ये बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेंजर है इनके प्लेयर्स को सीवीसी करना, स्पेशली बैट्समैन को। लेकिन जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है ना, उसको आप सीवीसी कर सकते हो। ट्रेविस हेड को कभी भी सीवीसी कर दो यार, उसका देखो ट्रेविस हेड ने आपको 40 रन में बना के दिया ना, आपके 100 पॉइंट हो जाएंगे। तो सेफ सीवीसी ऑप्शन ट्रेविस हेड है, समझे, सेफ। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उनका डिपेंड करेगा कौन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन मतलब बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द सीवीसी में बैट्समैन में से चुनूंगा। बॉलर्स में भाई रबाडा के अलावा किसी पे मेरे को भरोसा नहीं है। बाकी सबके साथ सिचुएशंस है कि वो अपने दम पे तभी विकेट निकालेंगे जब प्रेशर बने दूसरी टीम के ऊपर। अगर मान लो विकेट स्पिन फ्रेंडली हुई तो शमसी बॉलिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सीवीसी का। जेम्पा बॉलिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर स्पिन हो रहा है विकेट के ऊपर। पर फ्लैट कंडीशन में भाई भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। तो चलो यार फिर हम मैच का टाइम मिलते हैं, 2 बजे टॉस हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय आप सबको।